नमस्कार दोस्तों। अब हम छायावाद युग से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं। अगर आपने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से संबंधित ऑब्जेक्टिव वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में खालिस्तान युग है तो प्रेमचंद युग है। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में देखें तो वो प्रेमचंद युग है। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी है। मुकुटधर पांडेय को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी रहा। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 35 वर्ष की अवस्था में हुई। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है। उसका नाम है कामायनी। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया। उसका नाम है कामायनी और कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर 1946 में लिखा गया। कामायनी 1935 में जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है जिसमें 15 सर्ग है तथा प्रसाद ने इसमें आनंद रस की परिकल्पना की है। आनंदवाद की स्थापना का उद्देश्य रहा है। बाइबिल के पश्चात यह विश्व की एकमात्र ऐसी रचना है जिसका 650 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ तो वो कवि है सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत अपने रचना काल के दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। इनकी प्रमुख काव्य कृति उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य 1940 आदि है। जबकि जयशंकर प्रसाद समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन से प्रभावित है। इनकी प्रमुख काव्य कृति उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास, कामायनी आदि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृति है अन्नामिका, परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली आदि हैं। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार, रसवंती, सामधेनी आदि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आंसू है 1925 में लिखा गया। स्मृति काव्य महाराणा का महत्व है। प्रेम पथिक है 1913। रश्मि नहीं है साहब जयशंकर प्रसाद की। रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है। रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी 1909। उर्वशी 1909 में प्रकाशित हुई। उर्वशी 1909। वन मिलन भी 1909 में प्रकाशित हुई। प्रेम राज्य भी 1909 में प्रकाशित हुई। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य 1909 में प्रकाशन है इसका। अयोध्या का उद्धार
अयोध्या का उद्धार 1910 में प्रकाशित हुई। छोकोश्वास ये भी 1910 में प्रकाशित हुई। भ्रभु वाहन ये 1911 में प्रकाशित हुई। कानन कुसुम, बात करें कानन कुसुम की तो ये 1913 में खड़ी बोली का प्रथम संग्रह है जयशंकर प्रसाद का। प्रेम पथिक 1905 में लिखा गया, उसके बाद में 1913 में खड़ी बोली में लिखा गया। चित्राधार 1906 से 1909 की रचनाएं हैं। चित्राधार में झरना छायावादी काव्य है 1918 में। आंसू 1925 में लिखा गया, स्मृति काव्य है। लहर 1933 में लिखा गया, गीति काव्य है। और कामायनी 1935 में लिखी गई, ये प्रबंध काव्य है। कामायनी लिखने की जो प्रेरणा मिली थी वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिली थी जयशंकर प्रसाद जी को। महादेवी वर्मा निहार, रश्मि, निरंजा, संध्या गीत, यामांग 1940, दीपशिखा 1942, शपथपर्णा 1960। तो निहार का प्रकाशन निहार 1930, रश्मि 1932, निरंजा 1935 जिसपे शेक्सपियर पुरस्कार मिला था, संध्या गीत 1936-37, यामा 40, दीपशिखा 42, शपथपर्णा 1960। किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? तो वो नगेंद्र ने कहा था। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? तो वो प्रेम पथिक है। जो प्रेम पथिक को 1913 में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। प्रेम पथिक काव्य एक प्रबंध काव्य है जो 1905 में ब्रज भाषा में लिखा गया और 1913 में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिनके लिए किया सदा ही शोध। पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये राम की शक्ति पूजा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये राम की शक्ति पूजा से संबंधित है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। कुकुरमुत्ता ये भी निराला की है जो 1948 में प्रकाशित हुई थी। सरोज स्मृति ये शोक गीत है जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। तुलसीदास ये 1938 में निराला का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधात्मक काव्य। ये राम की शक्ति पूजा 1936 निराला की लंबी कविता है। ये एक लघु प्रबंधात्मक काव्य है। इस रचना पर कृतिवास रामायण का प्रभाव है। तो राम की शक्ति पूजा पर कृतिवास के द्वारा लिखी गई कृतिवास रामायण का प्रभाव है। भगवान श्री राम रावण से युद्ध में पराजित होते जा रहे थे तो उन्होंने शक्ति की पूजा की। यज्ञ में आहुति देने के लिए 108 कमलों की आवश्यकता थी, लेकिन जब 107 कमलों की आहुति दी जा चुकी तो देव ने वहां से एक कमल चुरा लिया। तब यह पंक्ति उन्होंने कही थी। क्या कही थी? एक बार और पढ़ते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। तो राम की शक्ति पूजा से ली गई निराला की पंक्ति है ये। निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। प्रसाद जयशंकर प्रसाद मार्क्सवादी नहीं बल्कि एक आतंकवादी चिंतक माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद है ये मार्क्सवादी नहीं है बल्कि एक आतंकवादी चिंतक माने जाते हैं।
मधुआ और गुंडा जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। मधुआ और गुंडा जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तितली उपन्यास में जर्जर सामंती ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चित्रण मिलता है। तो जयशंकर प्रसाद का तितली उपन्यास है जिसमें जर्जर सामंती ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चित्रण मिलता है। बात करें तितली उपन्यास की तो 1934 में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने ओनली फॉर 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती तो अपूर्ण था और कंकाल का प्रकाशन हुआ 1929 में और तितली का 1934 में। और उसकी प्रथम और अंतिम एकमात्र एकांकी भी है एक घूंट, जो 1930 में लिखी गई। जयशंकर प्रसाद का मानना था कि दुखांत काव्य लिखना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। ये बात गलत है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो वो हुआ मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ था। छायावाद शब्द है, ये सर्वप्रथम प्रयोग में किसने लिया था? मुकुटधर पांडे ने लिया था। छायावाद का पूर्वाभास मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट होता है। छायावाद के पहले चरण के कवि हैं मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामदेव त्रिपाठी आदि, जिन्हें आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कहते थे। दूसरे चरण में इसी काव्य प्रवृत्ति को प्रौढ़तम उत्कृष्ट तक पहुंचाने वाले कवि हैं प्रसाद, निराला पंथ और महादेवी वर्मा, जिन्हें छायावाद का कवि माना जाने लगा। सर्वसम्मति से छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। प्रसाद की कामायनी छायावाद की अलौकिक सर्वोत्कृष्ट रचना है, जो विश्व की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में से एक है, जिसका 650 से अधिक भाषाओं में प्रकाशन हो चुका है। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, इच्छा, इड्डा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो प्रथम सर्ग चिंता है, अंतिम 15वां सर्ग कौन सा है? आनंद सर्ग है। कामायनी को शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद सर्ग और कामायनी का प्रथम चिंता सर्ग है तथा मुख्य छंद ताटक छंद में लिखी गई है। कामायनी मुख्य छंद क्या है? कामायनी का ताटक छंद है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? अभी मैंने बताया था मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्र में 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। हिंदी में छायावाद निबंध किसका है जो 1920 में जबलपुर से प्रकाशित हुआ? तो वो मुकुटधर पांडे का है। प्रवर्तक और प्रस्तोता सुमित्रा नंदन पंथ को छायावाद का प्रवर्तक मानता है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मानता है प्रभाकर माचवे। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले हैं इला चंद्र जोशी व अन्य विद्वान। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है तो जयशंकर प्रसाद करना है। अगर पूछे प्रभाकर माचवे के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है तो माखनलाल चतुर्वेदी है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार पूछे तो सुमित्रा नंदन पंथ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में।
प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में से किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसो प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। धन्य में पिता निरर्थक था, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तो तेरे हित ने कर्ष का। सरोज स्मृति से ली गई पंक्ति है। ये किसकी है? निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास, यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा की पंक्ति है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंथ की पंक्ति है ये। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंथ की पंक्ति है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति नामवरसी ने कहा है। अन्य लेखकों के कथन विवरण इस प्रकार है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। शपथपर्णा किसकी काव्य करती है? तो शपथपर्णा महादेवी वर्मा की काव्य करती है, जो 1960 में प्रकाशित हुई थी। महादेवी वर्मा की ट्रिक है नीरनी सा यामा दीप। नी से निहार 1930, रै से रश्मि 1932, नी से निरज्जा जिसपे शेक्सपियर पुरस्कार मिला था 1935, सा से सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942 और शपथपर्णा 1960। शपथपर्णा वैदिक संस्कृत पर आधारित, शपथपर्णा 1960 में प्रकाशन है, और वैदिक संस्कृत पर आधारित यामा रचना पर 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था महादेवी वर्मा जी को। गलत कथन बताना है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य साहब जरूर। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंडकाव्य है, जो एक स्मृति काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, कहानी नहीं है साहब, इरावती प्रसाद द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो अपूर्ण रह गया था, जीवन के अंतिम दिनों में लिखा था। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यास और भी है। एक कंकाल है जो 1929 में, एक तितली है 1934 में लिखा गया, और इरावती है वो अपूर्ण रह गया, बल्कि उपन्यास है, ठीक है। कंकाल तितली। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? विशेषण विपर्य हो सकती है। स्वच्छंद भावावेश छायावाद की विशेषता है, और मूर्ति विधान छायावाद की है। इति वर्तात्मकता ये द्विवेदी युग की विशेषता है, जबकि छायावादी युग की विशेषता है मूर्ति विधान, विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश।
राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है साहब? रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्थर पर लिखा अमर। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। राम की शक्ति पूजा एक लघु प्रबंधात्मक काव्य है निराला का, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। राम की शक्ति पूजा, और इसकी प्रथम पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्थर पर लिखा अमर। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्थर पर लिखा अमर। राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्ति है ये। राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई। तुलसीदास 1938 में, अणिमा 1943 में, सरोज की स्मृति 1935 में, अनामिका 1923 में और परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में। अन्य रचनाओं की बात करें तो अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1948 में, अणिमा 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत गूंज 1954 में, और संध्या काकली भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है निराला की। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो चित्राधार में। 1905 से लेकर 1909 तक की रचनाएं संग्रहित है चित्राधार में। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं चित्राधार काव्य संग्रह में संकलित है। जयशंकर प्रसाद मूलतः खड़ी बोली के कवि हैं। खड़ी बोली में इसका प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम 1913 में प्रकाशित हुआ। इन्हें छायावाद का बर्मा कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकाश्वास 1910, प्रभु वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913 में खड़ी बोली में, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1906 से 1909 तक की रचनाएं हैं। इसमें ब्रज भाषा में झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा गया? तो ये सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। दिए गए विकल्पों का विवरण इस प्रकार होगा। उपनाम दिए हुए हैं। जयशंकर प्रसाद को कलाधर और इसे झारखंडी कवि भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला, महाप्राण, श्रीमान गरगज सिंह वर्मा, साहित्य शार्दुल कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है और अप्सरा लोक का कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। सवर सिद्धि कहा जाता है। गोसाई दत्त इसका मूल नाम था पंत का। हरिवंश राय बच्चन को बच्चन और जनता के बीच के कवि कहा जाता है। जनता के बीच का कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। जूही की कली रचना किसकी है? जूही की कली रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। ये निराला की प्रथम कविता है। जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। जबकि रामविलास शर्मा है वो निराला की प्रथम कविता भारत माता 1920 को मानता है। तो जूही की कली रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर इसे छापने से मना कर दिया। जूही की कली 1916 से निराला ने हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का आविर्भाव किया था। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ग्राम्या। ग्राम्या 1940 में प्रकाशित हुई थी। ग्राम्या रचना है ये पंत की 1940 में प्रकाशित हुई थी। ग्रंथि नारी प्रेम पे लिखा गया 1920 में काव्य रचना है। युगांत की रचना 1936 में हुई थी। और गुंजन की रचना 1932 में हुई थी। 1932 में। ग्रंथि 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936 और ग्राम्या 1940। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ग्रंथि 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, ग्राम्या 1940। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम। सबसे पहले आएगी मधुशाला 1935, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। ये रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला का प्रकाशन 1935 में, एकांत संगीत 1939 में, सतरंगिनी 1945 में, मिलन यामिनी 1950 में प्रकाशन हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? तो मुकुटधर पांडेय को माना है। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह किसका कथन है साहब? यह महादेवी वर्मा का कथन है। सुमित्रानंदन पंत की नौका विहार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये गुंजन में संकलित है। किस काव्य संग्रह में है? गुंजन में। गुंजन 1932 में नारी प्रेम पर लिखा गया काव्य संग्रह है। पल्लव 1928 में लिखा गया था, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें प्रकृति, प्रेम और रहस्यवादिता का वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार वीणा का प्रकाशन 1927 में होता है। इसमें भी प्रकृति, प्रेम, रहस्यवादिता का वर्णन है। ग्राम्या 1940 में लिखी गई रचना है, जो एक प्रगतिवादी रचना है। ग्राम्या। गुंजन, वीणा, पल्लव ये छायावादी रचनाएं हैं तीनों की तीनों, जबकि ग्राम्या प्रगतिवादी रचना है। कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का वीवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का वीवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। तो ये पंत की है, परिवर्तन से संबंधित। उक्त पंक्ति के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। यह पंत द्वारा रचित परिवर्तन नामक कविता से उद्धृत है। पंत की ताज कविता, सुमित्रानंद पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये ताज कविता है, ये प्रगतिवादी कविता है। सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति नहीं है। ग्राम्या 1940, पल्लव 1928, युगांत 1936, दीप शिखा 1942 महादेवी वर्मा की दीप शिखा महादेवी वर्मा की कृति है, जिसका प्रकाशन दीप शिखा का प्रकाशन है 1942 में हुआ था।
जो महादेव वर्मा की कृति है। कामायनी की मुख्य पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? तो ये बुद्धि का प्रतीकार्थ है। अन्य प्रतीक देखें कामायनी के तो मनु मन का प्रतीक है, सरदा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है, आकुल्य और किरात आसुरी शक्तियां हैं। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है? चलो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1896 में और कुछ बुकों में 99 भी मिलता है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। तो ये तो हो गया मिलान, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी वाराणसी में हुआ था, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 या फिर 99 में। दोनों ही ऑप्शन सही है, एनसीईआरटी दोनों को मानती है। महिषादल बंगाल में हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था, जबकि महादेव वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था साहब। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। उपरोक्त गीत किस कवि का है? स्नेह निर्जर होता है झरना। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। उपरोक्त गीत किस कवि का है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। जो अणिमा काव्य संग्रह में संकलित है। कौन से? अणिमा काव्य संग्रह में संकलित है। अणिमा का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1943 में। इसके अलावा अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 1948। कुकुरमुत्ता है ना, ये पूंजीवादियों पर व्यंग्य और सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा की गई है कुकुरमुत्ता में। बेला 1946 है। नए पत्ते 1946 है। अर्चना 1950 है। आराधना 1953 है। गीत गूंज 1954 है। संध्या काकली, अपरा और इसके बाद में देखें बादल राग आदि इनके अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उसके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? सर्वप्रथम पल्लव में प्रकाशित हुई थी। पल्लव का प्रकाशन 1928 में हुआ था, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहते हैं। ग्राम्य का प्रकाशन 1940 में हुआ। युगांत का 1936 में। तो गुंजन का कब हुआ था साहब? गुंजन का प्रकाशन कब हुआ था? गुंजन का 1932 में हुआ। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उसके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं संकलित हैं। तो पल्लव जो इनका छायावाद से संबंधित कविता संग्रह है, जिसमें प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता से संबंधित है। जिसमें एक तो उच्छ्वास है, जिसकी रचना 1920 में हुई। एक आंसू है। एक आंसू रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की भी है, ठीक है। और एक परिवर्तन और एक बादल, ये रचनाएं पल्लव में है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृतिवास रामायण का प्रभाव है। बात करें राम की शक्ति पूजा की, तो राम की शक्ति पूजा 1936 के अंदर प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेव वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है?
दीपशिखा, नीरजा और रश्मि। तो इसका सही अनुक्रम देखें तो सबसे पहले निहार आएगी। निहार 1930 है, रश्मि 1932 है, नीरजा 1935 है, जिस पे शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। दीपशिखा 1942 है और इसका एक 1940 में भी महाकाव्य प्रकाशित हुआ था। कौन सा? यामा। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्य प्रकविता कौन सी है? वो है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता ये व्यंग्य प्रकविता है जो 1948 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1948 में, जिसमें पूंजीवादियों पर व्यंग्य और सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा की गई है। तुलसीदास का प्रकाशन 1938 में हुआ था। सरोज की स्मृति 1935 में प्रकाशित हुई। तोड़ती पत्थर बहुत शानदार कविता है साहब। तोड़ती पत्थर किसकी है? तोड़ती पत्थर निराला की है। तोड़ती पत्थर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनामिका महादेवी वर्मा की नहीं है, ये निराला की है। अनामिका जो 1923 में प्रकाशित हुई थी। वीणा पंत की है, जो वीणा पंत की है। वीणा पंत 1927 में प्रकाशित हुई थी। वीणा। झरना जयशंकर प्रसाद की है जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। संध्या काकली ये निराला जी की है, शानदार है, जो 1950 के बाद में प्रकाशित हुई थी। अनामिका निराला है, वीणा पंत है, झरना जयशंकर प्रसाद है, संध्या काकली निराला है, नीरजा महादेवी वर्मा की है। महाकाव्य की कसौटी पर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के ऊपर सबसे बड़ा आक्षेप क्या लगाया जाता है? तो महाकाव्य की कसौटी पर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के ऊपर सबसे बड़ा आक्षेप क्या लगाया जाता है? कि कथा में भौतिक विस्तार का अभाव है। क्या आक्षेप लगाया जाता है? कि कथा में भौतिक विस्तार का अभाव है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साहब? देखते हैं। कामायनी में इतिहास और मिथक। कामायनी में इतिहास और मिथक काम में लिए गए हैं भगवान सिंह के अनुसार। कामायनी के नए पाठ की संभावना है। कामायनी नए पाठ की संभावना है परमानंद श्रीवास्तव। प्रसाद के काव्य बिंब और कामायनी केदारनाथ सिंह। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ी। ये कामायनी की तर्ज पे लिखे गए हैं। कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी में इतिहास और मिथिक नाम से ये किसकी है? भगवान सिंह की। कामायनी के नए पाठ की संभावना किसकी है? परमानंद श्रीवास्तव की। प्रसाद के काव्य बिंब और कामायनी किसने लिखी? केदारनाथ सिंह ने। 20वीं शताब्दी का मानव संघर्ष और कामायनी, ये गलत है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में है? तो ये कामायनी के लज्जा सर्ग में। कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता दोस्तों और अंतिम सर्ग है आनंद सर्ग। कामायनी में 15 सर्ग है जो एक से बढ़कर एक है। कविता और रचना का मिलान करना है। जूही की कली है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। और ये जूही की कली प्रकाशित होने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास गई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए इसे छापने से मना कर दिया था। नदी के द्वीप ये तो अगे की साहब। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। नौका विहार ये सुमित्रानंदन पंथ की कृति है। जूही की कली निराला, नौका विहार सुमित्रानंदन पंथ, नदी के द्वीप आगे, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रानंदन पंथ की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? अरविंद दर्शन का प्रभाव किस पे पड़ा था? बात करें अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं की, जो ये सबसे पहले आई है गुंजन। गुंजन का प्रकाशन कई बार बता चुका हूं, कितना था? 1932 था।
ये छायावाद से संबंधित है। इसके अलावा ग्राम्या का प्रकाशन वर्ष है 1940। ये प्रगतिवाद का प्रभाव है इस पे। और बात करें रजत शिखर, तो रजत शिखर का प्रकाशन वर्ष है 1951। और ये इस पर मानवतावाद का प्रभाव है। और यहां पर पूछा जा रहा है अरविंद दर्शन का प्रभाव, तो साहब 100 वर्ण बची है। 100 वर्ण पे किसका प्रभाव है? अरविंद दर्शन का प्रभाव है। तो इसमें बी ऑप्शन नंबर सही किया गया है। ये बात तो गलत है, मेरे हिसाब से तो सही बैठ नहीं रही है। कोई परीक्षा में भी आया, ये देखो यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो फिर गड़बड़ क्यों हुई है? प्रिंट में हुई है क्या? ग्राम्या प्रगतिवादी रचना है और रजत शिखर ये मानवतावादी या अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना मान सकते हैं। गड़बड़ झाला है साहब, गड़बड़ झाला। गुंजन 1932 याद रखना, छायावादी है। ग्राम्य प्रगतिवादी है 1940 याद रखना। और इसके अलावा रजत शिखर पर मानवतावादी दर्शन है, ये 1951 में लिखी गई है। उससे पहले अरविंदवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं आई थी उनकी, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, युगांतर है, युगपथ है। ये रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित थी। आगे चलते हैं। यहां पर देखते हैं, ये तो अन्य कृतियां दे रखी है। युगांत छायावाद का घोषणा पत्र है। यह कथन किसका है? युगांत 1936 की रचना है, पंत जी की। और युगांत को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। जबकि क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना कि छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को कहा जाता है, तो रचना पल्लव है जो 1928 में प्रकाशित हुई थी। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसका कथन है ये? नंदुलारे वाजपेयी की। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। इनमें से कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो उत्तर छायावादी कवि बच्चन नहीं है, हरिवंश राय बच्चन। नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अंचल, ये उत्तर छायावादी कवि माने जाते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की इन काव्य कृतियों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो विकल्प नंबर सेकंड में है। कामायनी 1935 है, आंसू 1925 है, लहर का प्रकाशन हुआ था। लहर का प्रकाशन 1933 में हुआ था साहब, 1933 में। कामायनी 1935, लहर 1933, आंसू 1925। कानन कुसुम 1913 में खड़ी बोली का यह प्रथम संग्रह है इनका। तो यही हो जाएगा 1913, 1925, 1933, 1935। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कानन कुसुम 1913, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है, यानी छायावाद है, इसमें छायावाद का रहस्यवाद प्रमुख अंग है, तो ये तो सही है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है, ये बात भी सही है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है, ये गलत है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है, ये बात सही है।
ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था? जयशंकर प्रसाद जी को। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है और इसी पंक्ति के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी को पलायनवादी कवि घोषित किया गया था। इस पार्ट में इतना ही देखेंगे दोस्तों। अगर आपको बढ़िया लगा है वीडियो तो लाइक करके जाना चैनल को। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसकी PDF लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।